नमस्कार साथियों। तो आज के इस क्लास में मैंने आपके लिए जीके और जीएस का क्वेश्चन लाया है। आपका ये जो क्लास है ना, अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें तो आपको हेल्प करेगा ही, साथ साथ में आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में आपका ये क्लास हेल्प करने वाला है। तो अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सारे टॉप के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। साथ साथ में चैनल पर पहली बार है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट क्लास लाने का कोशिश करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का देख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कौन से वर्ष में हुआ था, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बंगाल के विभाजन पर, तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक क्लास के बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि जब भी मेरा क्लास देखते हैं ना, तो आप नोट बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में 1905 में। ठीक है ना, तो साल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था ना, दो भागों में हुआ था। पहला भाग जो था आपका पूर्वी बंगाल था और दूसरा पश्चिमी बंगाल था। तो यहाँ पर आगे और भी डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1905 में हुआ था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, ये भी आप एग्जाम में आता है। बंगाल के विभाजन का टाइम में ब्रिटिश का जो वायसराय था वो कौन था, तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन था। कौन था, तो लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसका कारण क्या था, तो इसमें प्रशासनिक सुविधा लाना था। और साथ साथ में उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा यहाँ बढ़ाया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश का नीति क्या था कि डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाया था। ठीक है, उनका ये मंशा था कि बंगाल को दो भागों में बांट देंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर उस पर हम लोग राज करेंगे। ठीक है, इसीलिए बंगाल को विभाजन किया गया था। बाद में जाकर हालांकि एक हो गया था 1911 में। आगे मैं इसमें ऐड किया हूँ, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, दो भागों में हुआ था। तो पहला तो देख सकते हैं यहाँ पर, पहला जो आपका है भाग उसका पूर्वी बंगाल है, दूसरा पश्चिमी बंगाल है। तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल में क्या था, तो यहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र था। साथ साथ में आप देख सकते हैं कि 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। फिर से बंगाल क्या हुआ, एकजुट हो गया। तो यहाँ पर एक तो पॉइंट याद रखिएगा कि 1905 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, और 1911 में जाकर फिर से क्या बन गया, एक बन गया। ठीक है ना, उस समय जो इसका वायसराय था, तो वायसराय इसका था लॉर्ड कर्जन। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में दो चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। और इसके अलावा और भी पॉइंट याद कर लीजिए कि मछली के अलावा और भी जो दिया गया है, मछली में दो चैम्बर दिया गया है। मछली का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं, उभयचर कहते हैं जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी, यानी कि स्थल पर भी रह सकता है। ऐसे एनिमल को, ऐसे जीव को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो समझ गए होंगे, उभयचर जो जल में रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, वैसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन यानी कि उभयचर कहते हैं। ऐसे में एग्जाम्पल क्या है, मेढक है। तो मेढक के कितने चैम्बर होते हैं, तो मेढक के 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, तो 3 चैम्बर होते हैं। साथ साथ में यहाँ है सरीडिप। सरीडिप मतलब क्या होता है ना, जो जमीन पर रेंगता है, जो जमीन पर रेंगता है। ठीक है ना, जैसे मगरमच्छ। ठीक है ना, मगरमच्छ को छोड़कर, ठीक है ना, जीव के लिए है, सांप है, इसमें क्या रेंगने वाला चीज़ है ना। तो उनके कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। साथ साथ में जो पक्षी है या स्तनधारी है, ठीक है, पक्षी और स्तनधारी है, उनमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो इस सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मकथा कहा है। यानी कि BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान के कौन से अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है, यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, कौन से अनुच्छेद को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि अनुच्छेद 32 में।
देखिए इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर आपका हनन होता है तो डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। तो किसने कहा है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और कौन से अनुच्छेद के लिए, तो अनुच्छेड 32 के लिए कहा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया भी गया है कि अगर नागरिक का उनका मौलिक अधिकार में परिवर्तन होता है, कोई अगर हनन होता है, वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये उनका अधिकार दिया गया है। और कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि गुप्त काल में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है। देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये कि पंचतंत्र जो लिखा गया है उनके लेखक कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर ऑप्शन किस में दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपका आंसर क्या है, मैं वेट कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली यहाँ बता रहा हूँ। और इससे जुड़े हुए जो डिटेल रहता है ना, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ बताता हूँ। इसीलिए आप लोगों को जहाँ लगे ना, वीडियो को आप पॉज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो है आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ में आप लोग क्या है कि जीके का या आपके अपने एग्जाम के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं ना, तो आप वीरपथ का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड और देखते हैं पंचतंत्र के बारे में। देखिए पंचतंत्र के लेखक जो है ना, विष्णु शर्मा तो है ही, साथ साथ में ये जो विष्णु शर्मा है, इस पुस्तक का जो बनाया गया था, जो कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपका गुप्त काल के समय में, ठीक है। और ये कौन से भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो पंचतंत्र जो लिखा गया है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि पंचतंत्र जो लिखा गया है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और भी इस रिलेटेड जो है ना, इसमें जो कहानियां दिया गया है ना, पशुओं के बारे में दिया गया है ज़्यादातर, ठीक है ना। चलिए आगे है कि भारत की सबसे बड़ी खारे जल की आंतरिक झील कौन सी है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, सबसे बड़ी खारे झील का जल कहाँ पर है, खारे जल का झील कहाँ पर है। तो आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था चिल्का झील पढ़ा था। लेकिन चिल्का झील तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं आपका ना, तो चिल्का झील नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े खारे जल की आंतरिक झील पूछा गया है। आंतरिक झील जब पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये सांभर झील हो जाएगा। तो सांभर झील कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। लेकिन सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा खारे पानी का, ठीक है, एरिया में, तो ये हो जाएगा आपका चिल्का झील हो जाएगा। तो चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये आपका है उड़ीसा में है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है आपका खारे पानी का झील जो है ना, जो कि अभी आपने देखा है सांभर झील, ये राजस्थान में है। और ये अंतरस्थलीय है, यानी कि इनलैंड साल्ट वाटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने वाला ये क्वेश्चन है। लेकिन आगे दिया गया है चिल्का झील के बारे में, जो कि उड़ीसा में है। यह भारत के सबसे बड़े खारे पानी का तटीय लैगून है, यानी कि कोस्टल लैगून है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर डाक लीजिएगा। और ये क्या है, क्षेत्रफल में सांभर से अधिक बड़ा है, यानी कि सांभर झील से बड़ा झील आप कौन सा है, तो चिल्का झील है। और ये कहाँ पर है, ये इनलैंड है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर ये कोस्टल लैगून है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, इनलैंड अंतरस्थलीय है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये पुरस्कार सम्मान से है, ठीक है ना, और योजना से है। ये क्वेश्चन आपका, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यानी कि ये जो आपका है योजना, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है ना, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना जो है ना, ये कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया है आपका 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, स्ट्रीट वेंडर यानी कि रोड के किनारे में जो क्या ठेला लगाए रहते हैं, ऐसे व्यापारियों के लिए, ऐसे व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करता है,
बिना ब्याज का, बिना मतलब कह सकते हैं मतलब उसको जो लोन दिया जाता है ना बहुत ही कम रेट पर दिया जाता है, उसमें कोई भी गारंटी में कोई भी उसमें जमानत नहीं लेता है यहाँ पर, यानी कि कोलैटरल फ्री आपका लोन होता है ये, इसमें आप कुछ भी जमा नहीं करना पड़ेगा। ये इसका लक्ष्य जो है ना ये कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर इसका शुरुआत जो हुआ था ना 1 जून 2020 को स्टार्ट हुआ था, और किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था ये, तो ये जो आपका स्टार्ट हुआ था ये आवास और शहरी मंत्रालय के मामले के मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो ऋण की राशि जो दिया जाता है ना 10,000 से शुरू होता है, 10,000 शुरू होकर 20,000 50,000 तक इसमें ऋण शामिल होता है, ठीक है ना। और इसमें जितना ब्याज होता है ना ब्याज पर भी सब्सिडी इसमें दिया जाता है। यानी कह सकते हैं अभी आपने क्या पढ़ा है कि ये जो आपकी योजना है ना पीएम स्वनिधि जो है ना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है ना, ये है आपका लक्ष्य जो है बढ़ा दिया गया है, ये आपका 31 मार्च 2030 तक के लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना किसके द्वारा शुरू करवाया गया था। देखिए यहाँ पर शुरू किसी और के द्वारा करवाया था, फिर फिनिश किसी और के द्वारा कराया गया था। ये सारे आपके एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, ये कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लेते हैं, किसने बनाया था बस इतना ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि निर्माण जो है शुरू किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो आपका करवाया था, स्टार्ट करवाया था ये 1199 से, लेकिन ये केवल आधार ही बनाया था, ग्राउंड फ्लोर ही बनाया था। लेकिन बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बना था ना, कौन, तो इल्तुतमिश जो बना था ना, उसने क्या किया था 3 मंजिल और जोड़ उस पर जोड़ दिया, बना दिया, ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको क्या करवाया, मरम्मत करवाया, रिपेयर करवा दिया था जब पुराना हो गया था। और फिर उसने उसके ऊपर 5वीं मंजिल तक उसने निर्माण करवाया था, ठीक है ना। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यानी कि कह सकते हैं कि बनवाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है ना, शुरू किया था। लेकिन उसका उत्तराधिकारी फिर अब कह सकते हैं कि बनाया किसने तक, तो यहाँ पर 3 मंजिल तक बनाया था किसने, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन सबसे लास्ट में कौन ख़त्म किया था, ये फिरोज शाह तुगलक। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बनाया गया था ना इसका उद्देश्य क्या था, ये कुतुब मीनार का निर्माण का सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में किया, इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि माचिस की तिल्लियों में मुख्यतः कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। तो माचिस की तिल्ली में जो प्रयोग होने वाला फास्फोरस होता है वो होता है लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ना करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक तो है कि माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस यूज़ किया जाता है, लेकिन माचिस के जो ऐसा होता है ना उसको फर्श पर जिस पर अगर के आप लोग जलाते हैं माचिस को, ठीक है ना, तिल्ली को, वो भी क्या होता है ना उस पर भी लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है, उस पर भी लाल फास्फोरस होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए सफ़ेद फास्फोरस भी होता है, लेकिन क्या होता है बहुत ही ज्वलनशील होता है। अगर वो डायरेक्टली हवा में आ जाएगा ना तब भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए, और इसका जो संकेत है ना, इसका जो प्रतीक है ना वो पी से का होता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए अभी के टाइम में जो कुल अनुसूचियां हैं ना वो टोटल 12 है। कितना है, 12 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पहले उतना नहीं था, पहले केवल 8 ही अनुसूचियाँ था, ठीक है ना, केवल 8 ही अनुसूची था। लेकिन बाद में उसको 4 अनुसूची जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 अनुसूची जो जोड़ा गया था वहाँ पर देखिए चारों का मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए 8 तो था पहले से, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 9वीं में क्या ऐड किया गया था, तो भूमि सुधार उसका सब्जेक्ट था, ठीक है ना, यानी कि भूमि सुधार के बारे में ये जो आपका पहला संशोधन था, ठीक है ना, ये 1951 में, ठीक है। और 10वीं अनुसूची ऐड किया गया था, किसके बारे में था, तो दल बदल विरोध कानून के बारे में था। और ये 52वां संशोधन था। क्या था, 52वां संशोधन था ये 1985 में। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, ठीक है,
पंचायती राज के बारे में था, और ये 73वां संशोधन। और ये जो है ना, ये आपका पॉइंट जो है ना, खासकर 11वीं वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप एक एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज के बारे में है, और ये कौन से संविधान के संशोधन में ये हुआ था, तो ये हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन में, और ये 1992 में। तो इस पॉइंट को आप लोग ना, इस तीसरे वाले पॉइंट को फिर से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे जो है ना, 12वां संविधान में ये नगर पालिका के बारे में है, और ये 74वां संशोधन में है, ये 1992 में ही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी है, जो बृहद जो है ना, बृहद्रथ जो है ना, आपका आंसर है बृहद्रथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है, जो ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है ना। अब ये जो उसका हत्या कर दिया गया था, किसका, तो बृहद्रथ को हत्या कर दिया गया था, किसके द्वारा, तो उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और उसके हत्या करने के बाद उसने ने शुंग वंश का स्थापना किया था। देखिए पुष्यमित्र जो शुंग जो है ना, बृहद्रथ को हत्या करके उन्होंने शुंग वंश का स्थापना किया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना, मौर्य वंश का क्या हुआ, समाप्त हो गया। मौर्य वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश जो है ना, जो उसका स्थापना करने वाला कौन था, संस्थापक कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना। ये कब किया था, 322 ईस्वी में किया था, 322 ईसा पूर्व में किया था। और ये मौर्य वंश के सबसे जो महान शासक थे वो कौन थे, तो आपका अशोक था, अशोक सम्राट अशोक था। और ये सम्राट अशोक के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए, उन्होंने ही कलिंग के युद्ध के बाद ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसके बाद कभी उन्होंने युद्ध नहीं किया, ठीक है। ये कौन से वंश से थे, तो मौर्य वंश से ही थे, ठीक है ना, सम्राट अशोक। तो इस सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ये थी आपका जुनको तबैता। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि भारत का कौन सा है, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर नहीं लगाना है, यहाँ पर ये वो डायरेक्टली बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला जो पहली महिला थी वो थी जुनको तबई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर यही बात कहता आपका जो इंडिया में कौन था, तो इंडिया में जो था ना, आपका यहाँ पर सारा पॉइंट मैंने लिख दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर तो ये जो था जुनको तबई कहाँ के थी, तो ये आपका जापान का था, ठीक है ना, जापान की थी। और ये कब आपने एवरेस्ट पर फतह किया था, कब चढ़ा था, तो 16 मई 1975 में। और बिछेंद्री पाल जो था ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, बिछेंद्री पाल कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बिछेंद्री पाल थी, जो साल 1984 में। और संतोष यादव जो है ना, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, ठीक है, चढ़ने वाली दूसरी, यानी कि 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। ये साल एक 1992 में, 1993 में, यानी कि अभी तक में 2 बार चढ़ा है, ठीक है। और साथ साथ में अरुणिमा सिन्हा जो है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी, तो अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आपको इसमें इतना ज़्यादा मैंने करवा दिया है ना कि आपको इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला के बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है ना, किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का इकाई है। किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, और आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जरूर दिया होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि प्रकाश वर्ष में जो दिया गया है ना, ये तो जानते हैं कि खगोलीय विज्ञान में यूज़ किया जाता है इसका प्रकाश वर्ष का। और ये जो है ना, एक प्रकाश वर्ष का दूरी जो होता है ना, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। तो 1 वर्ष में तय किया गया दूरी क्या होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष होता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और पार्सेक किसे कहा जाता है, ये भी देख लीजिए। तो पार्सेक जो होता है ना, ये दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होता है। क्या होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि फतवा ए आलमगीरी किस मुगल शासक के संरक्षण में संकलित की गई थी, ठीक है ना।
तो फतवा ए आलमगीरी जो है ना, ये क्या था? ये एक तरह से नियम था, लॉ था। किसका? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म का एक कानून था, ठीक है ना। ये किसके शासनकाल में, किसके संरक्षण में तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था औरंगजेब के संरक्षण में तैयार किया गया था। तो समझ लीजिए क्या था फतवा आलमगीरी। तो एक इस्लामिक कानून था, एक कानून था। आगे मैंने दिया भी है, इस्लामिक कानूनों का एक विस्तृत संकलन है। क्या? तो फतवा आलमगीरी, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा, किसके संरक्षण में किया गया था? तो औरंगजेब के संरक्षण में किया गया था। औरंगजेब के टाइम में इसको आपको बनवाया गया था। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ बाबर के बारे में कुछ देखते हैं, जहांगीर के बारे में, जो आत्मकथा के बारे में दिया गया है। चलिए ये भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बाबरनामा जो है ना, ये तुजुक ए बाबरी कहते हैं। ये किसका है? तो बाबर की आत्मकथा है। किसका है? बाबर की आत्मकथा है। और कौन से भाषा में लिखा गया है? ये तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन? बाबरनामा, ठीक है। और जहांगीर का जो है ना, तुजुक ए जहांगीरी, ये फारसी में लिखा गया है। ये क्या है? जहांगीर का ये क्या था? आत्मकथा, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है ना। और साथ साथ में हुमायूं का कौन था? तो हुमायूं का जो हुमायूं नामा जो है ना, ठीक है, हुमायूं का ये क्या है? हुमायूं का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, हुमायूं का जीवनी है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा, जो बाबर की बेटी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ना, ये कौन से खिलाड़ी का आत्मकथा है? देखिए आत्मकथा के बारे में कई बार आप एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ पॉइंट बनाया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले इसका आंसर करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ना, ये कौन से खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो ये जो है आपका कपिल देव का है। किसका है? तो कपिल देव का है। और भी यहाँ पर देख लीजिए कुछ पॉइंट जो है ना, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है ना, ठीक है ना, इनका जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, ये क्या है? तो आत्मकथा है। और सुनील गावस्कर के बारे में बात करता हूँ, तो सनी डेज और रन्स एंड रूइंस जो है ना, ये आपका सुनील गावस्कर का क्या है? ये बायोग्राफी है सुनील गावस्कर के बारे में। ये सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने क्या कहा है आपको, ठीक है ना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और सनी डेज जो है ना, ये आपका सुनील गावस्कर का ये जीवनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा गौर से। अगर आप लोग ठीक से क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपका आंसर यहाँ पर गलती होने का चांस बन जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी नहीं कह रहा है, सबसे बड़ी नहीं कह रहा है, सबसे लंबी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो सबसे लंबी जब कहा जाएगा ना, तो क्या करेंगे आप लोग? इसका आंसर ये तंत्रिका, तंत्रिका जो होता है ना, सबसे लंबा होता है। क्या होता है? तंत्रिका क्या होता है? सबसे लंबा होता है। लेकिन सबसे बड़ी कहा जाएगा तो फिर यहाँ पर आपका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानव शरीर का सबसे लंबी जो कोशिका होता है क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है ना। इसका लंबाई का जो है 1 मीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 मीटर तक हो सकता है। जिससे क्या करता है? वह मस्तिष्क से शरीर के दूसरे हिस्से तक, पैर के अंगूठे के बीच में क्या करता है ना, ये पूरा ये उसका जो ट्रांसमिट करता है, यानी कोई भी कम्युनिकेट करवाता है। कौन? तो तंत्रिका कोशिका ही, यानी कि न्यूरॉन करवाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पर ये कहता कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना, ये महिला में क्या होता है? अंडाणु होता है। महिला में ये आयतन में सबसे बड़ा होता है। लेकिन सबसे छोटी का कोशिका के बारे में कहा जाएगा तो पुरुष का शुक्राणु होता है, जो सबसे आकार में सबसे छोटा होता है। तो सभी यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना, किन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। क्या? कुमारगुप्त के द्वारा ये आपका स्थापना किया गया था नालंदा। अगर मैं बोलूँगा कि इसका जो है विनाश किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो सारा पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर आपके लिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है नालंदा, जो कि बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय। उसका स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ये कौन से वंश से संबंध था? ये तो उसका संबंध था गुप्त वंश से संबंध था,
ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यानी कि देश तो देश, यानी कि विदेश से भी, यानी कि विद्यार्थी और जो टीचर था ना वो यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आते थे। साथ साथ में इसका अगर मैं विनाश की बात करूँगा ना, तो विनाश का जो पूरा श्रेय जाता है ये बख्तियार खिलजी के बारे में जाता है। ये उन्होंने इसका विनाश कर दिया था, ठीक है ना। और पाल वंश इसमें यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कई बार उनको क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को रक्षा किया था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और ये कौन से वंश से, तो यानी गुप्त वंश से संबंध रखते थे। साथ साथ में इसका विनाश के बारे में याद कर लीजिएगा, तो बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश का, ठीक है, यहाँ पर ये जिम्मेदार हैं बख्तियार खिलजी ने, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो कहा जाता है ना, ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यहाँ पर एडम स्मिथ जो है ना, ये उसके आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने, उनके द्वारा जो लिखा गया था ना, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो लिखा था ना, उसमें जो कुछ डिटेल दिया गया था मुक्त बाजार के बारे में और अदृश्य राहत के बारे में, ठीक है ना, यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के बाद से उसको क्या, तो यहाँ पर उसको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ, जो कि यूएन का एक पार्ट है, क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने जज होते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो टोटल जज होते हैं ना, ये टोटल 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। और ये इसका जो स्थापना होता है ना, ये कितने 9 सालों के लिए होता है। कितने सालों के लिए होता है, 9 सालों के लिए। इसका कार्यकाल जो होता है 9 सालों के लिए होता है। इसमें दिया भी गया है यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं। और ये जो है ना आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक भाग है। और ये क्या करता है, जब हमारे 2 देशों के बीच में जब कुछ ऐसे बात होता है ना, मुद्दा होता है, विवाद होता है ना, तो यहाँ पर किसके पास जाया जाता है, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, वहाँ पर उसको सुनवाई किया जाता है। और ये जो उसका जो न्यायाधीश का जो नियुक्ति किया जाता है ना, ये किसके द्वारा, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के लिए उसको चुना जाता है। साथ साथ में 1-2 पॉइंट और जान लीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है द हेग में, नीदरलैंड में, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वही चीज़ जो इसका कार्य क्या है, तो मैंने कहा कि 2 देशों के बीच में जब कोई कानूनी विवाद होता है उसका हल करना किसका काम होता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होता है। इसमें 9 न्यायाधीश 9 सालों के लिए इसमें नियुक्ति किया जाता है। उनका कार्यकाल 9 सालों के लिए होता है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेग में है, द हेग में है। द हेग कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है आपका कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, कभी कभी आपको कहा जाएगा भारत का मैनचेस्टर, कभी कभी कहा जाएगा आपको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर आगे मैं डिटेल में लिख दिया हूँ। देखिए कानपुर में क्या होता है ना, सूती वस्त्र और चमड़े का जो उद्योग होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब देखिए मैनचेस्टर का उपाधि क्यों दिया गया है, मैनचेस्टर का ही उपाधि क्यों दिया गया है। देखिए इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर शहर है, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या होता है ना, सूती कपड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर, वहाँ का जो होता है ना बहुत फेमस है, सूती कपड़ा का उद्योग बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, इसीलिए मैनचेस्टर कहा गया है कानपुर को। यानी कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन है, आपका कानपुर है। लेकिन दक्षिण भारत का कहा जाएगा तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो है कोयम्बटूर, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। लेकिन डायरेक्टली कहा जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो भारत का मैनचेस्टर जो आपका है ये अहमदाबाद है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। तो ऑप्शन आप सारे को देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको, उत्तरी भारत का कानपुर, दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर और भारत का पूछा जाएगा तो यहाँ पर मैनचेस्टर रखेंगे किसका, तो अहमदाबाद को रखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली भारत का। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को फटाफट करने का कोशिश करिएगा और जो भी पॉइंट है जहाँ लगे आप वीडियो को वहाँ पर पॉज भी आप कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि दीवान ए अमीर कोही नामक किस कृषि विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो दीवाने कोही का नामक जो
कृषि विभाग जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये किया गया था, उसका विभाग बनाया गया था। इसका काम क्या था? इसका काम था ऋण देने का काम था। किसका काम था? इसका ऋण देने का काम था। तो यहाँ पर दिया भी गया है आपका कि दीवाने अमीर को ही नामक कृषि विभाग का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था? तो कृषि ऋण दिया जाता था और सहायता प्रदान करने के लिए जो भूमि के लिए खेती को बढ़ावा देना, यानी खेती के लिए बढ़ावा देना इनका काम था। ठीक है ना। बाद में जाकर उतना ये फेमस नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, दीवान ए मुस्खराज नामक विभाग का स्थापना किया था। ये राजस्व सुधार के लिए, किसके लिए? राजस्व सुधार के लिए उन्होंने दीवाने मुस्खराज की स्थापना किया था, उस विभाग का, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ना, सारा पॉइंट यहाँ पर रखने का मैंने कोशिश किया है। अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत का कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लाने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि मदरसा बोर्ड को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और कैसे ये मदरसा बोर्ड को, जो सरकार के द्वारा उनको सहायता प्राप्त था ना, उस मदरसा बोर्ड को समाप्त करके क्या बना दिया गया है? अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत बना दिया लाया गया है। ये राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये बना आपका असम बना। कौन बना? असम। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आंसर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका आएगा, ये करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि असम राज्य यानी कि मदरसा बोर्ड को भंग करने वाला पहला राज्य बना है और ये अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है ना। सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पहले क्या था कि मदरसा में ज़्यादातर जो क्या है कि यहाँ पर इस्लामिक जो धर्म के बारे में बताया जाता था, और उसको हटाकर क्या बनाया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मतलब क्या हुआ? यानी कोई एक विशेष धर्म के बारे में नहीं, यानी कोई भी धर्म हो, सबका यहाँ पर क्या होगा? समान तरीके से देखा जाएगा, समान तरीके से बताया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में आपका है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था ना, ये साल 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है ना आंसर करेक्ट हो जाता है। तो साल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उनका एक युद्ध था ना, ठीक है ना, उसने झेलम नदी पर किनारे पर राजा पोरस के खिलाफ प्रसिद्ध हाइडेस्पेस का युद्ध, यानी बैटल ऑफ हाइडेस्पास भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ था ना, ठीक है, ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। और ये कौन सा नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। ये पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा, झेलम नदी याद कर लीजिएगा। और किसके बीच में? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। यह हाइडेस्पास का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। बाद में सिकंदर का मृत्यु जो हुआ था ना, ये साल 323 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वैसे तो जानते हैं आप लोग थर्मामीटर, ये थर्मामीटर हम लोग बॉडी में लगा लेते हैं ना, ये भी आपका एक तापमान के ही मापने का यंत्र है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि उच्चता, जिसका बहुत ज़्यादा तापमान होता है ना, उसको मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? तो पायरोमीटर का। तो ये क्या है कि बहुत उच्च तापमान जैसे कि भट्टी हो या सूर्य का तापमान हो, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए पायरोमीटर के बारे में, पायरोमीटर ऐसा वस्तु है जिसका विकिरण जो होता है ना, रेडिएशन जो होता है ना, उसे तीव्रता का उपयोग किया जाता है, तब उसका क्या किया जाता है? तापमान को मापा जाता है। अब आगे दिया गया यहाँ पर थर्मामीटर समान तापमान के लिए, जैसे हम लोग बॉडी में लगाते हैं ना, वो थर्मामीटर होता है। तो यहाँ पर बैरोमीटर क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या जाता है। और मोनोमीटर जो होता है ना, गैस के दबाव को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैनोमीटर गैस के दबाव को, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को, थर्मामीटर समान ताप को, और पैरोमीटर क्या होता है? इसका तापमान क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको मापने के लिए पैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था आपका वी.ए. स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? तो वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका जो ये प्रशस्ति है ना, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ये किसका था? हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी था। कौन था? समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, यानी HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का जो फुल फॉर्म है ना, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक पॉइंट और जान लीजिए इसके बारे में। तो HTML का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो यहाँ पर अभी मैंने 25 क्वेश्चन करवाया है। आपको अगर इस तरह की क्लास पसंद है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसी तरह से क्लास में आपके लिए लाता रहूँगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।